लड़ाई बेसिकली है ताकतवरों की। ताकतवर ये चाहते नहीं हैं कि मुल्क में इलेक्शन हो। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन होंगे तो इमरान खान आ जाएगा। इमरान खान इस वक्त किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है। उनके सबको ये नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस सही बंदा नहीं है। आज सारे उसके पीछे लट लेके पड़ गए हैं और यही बुनियादी तरीकाकार है, तरीका वारदात रहा है PMLN का। ख़ास तौर पर 1997 में बहुत आपने ये हवाला सुना होगा, आजकल बड़ा इसका जिक्र हो रहा है, जब जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ भी इन्होंने ऐसी ही हरकत की। लेकिन कतई नज़र इस बात की जो कानून साजी की है, क्या उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अता बंदयाल के ऊपर कोई असर पड़ेगा? उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी बड़े रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अदालत में एक बड़ा अहम मुकदमा चल रहा है और ये पिटिशन है PTI की, जैसा कि आप लोग जानते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जो मुलतवी किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके अगेंस्ट ये पिटिशन है। 5 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है और इस बेंच में 3 जो जजेस हैं, आपको मालूम है कि वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, चीफ जस्टिस साहब खुद हैं। 2 जजेस जमाल मंदोखेल और 1 जज जस्टिस अमीनुद्दीन हैं। जमाल मंदोखेल साहब ने पिछली समाअत में तो अच्छा सा एक रिस्पांस दिया था कि जनाब जो वो 4-3 और 3-2 के फैसले की एक गर्दान थी हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने कहा जी ये हमारा इंटरनल मामला है, इस चीज़ को आप छोड़ें और आगे चलते हैं। और जो सवाल हैं इस पिटिशन के कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, नई डेट दे के कब तक ये इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, इन बातों की तरफ आएँ बजाय इसके कि हम इस तरफ जाएं कि फैसला 4-3 का था या 3-2 का। कल तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की, लेकिन रातों रात क्या ऐसा कुछ अचानक हो गया कि उसके बाद दूसरे दिन जब वो समाअत के लिए आए हैं तो बिल्कुल ही उनका एक टोन बदली हुई नजर आई। ना सिर्फ ये कि उन्होंने कहा कि वो अपने फैसले पर कायम हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हमारा फैसला ही अक्सरियती फैसला था। और फिर इस तरह से एक डायरेक्शन जो थी वो चेंज होती हुई नजर आई इस केस में और लगा कि जो असल मेरिट है उसके ऊपर बात होने के बजाय कुछ और तरफ ना बात निकल जाए। लेकिन फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो बयानात दिए, जो चीफ जस्टिस ने उन्हें जवाब दिए, तो उसके बाद फिर केस वापस अपने असल की तरफ आया। ये कैसे हुआ ये आपको बताएंगे आज के वीलॉग में, और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो हुकूमत ने रातों रात एक कानून साजी की चीफ जस्टिस को महदूद करने की, उनके इख्तियारात और उनके ऐसे आप कह लें कि जैसे हाथ पांव बांधने की कोशिश की, इसके पीछे आखिर वजह क्या है और ये किसको असल में टारगेट किया गया, किसकी तरफ से टारगेट किया गया, ये भी आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो व्यूअर्स, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये यू टर्न क्यों लिया अचानक, और क्यों अचानक से उनके लिए जो वो एक इख्तिलाफी नोट था वो इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जिसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो के ऊपर जो ऑर्डर जारी करना था वो जारी नहीं किया था, जिसकी वजह से ये केस आगे चल पड़ा, वरना तो ये केस उसी दिन ख़त्म हो गया था। मुस्तरद हो गई थी दरख्वास्तें शुरू में ही सुओ मोटो के हवाले से, क्योंकि ये तो सुओ मोटो बनता ही नहीं था। 4 जजेस इसके अगेंस्ट फैसला दे चुके थे। तो इस मामले के ऊपर फिर ये बात आगे बढ़ी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर ऐसा था तो फिर ये जो पहला 1 मार्च का फैसला था उसके ऊपर तो 5 जजेस के दस्तखत हैं, फिर उस वक्त इस बात को क्यों चैलेंज नहीं किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी ये बात बड़ी मज़ेदार है कि उन्होंने भी ये कहा कि हमने तो वही ऑर्डर एक्सेप्ट किया जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3-2 जजेस ने दिया था और ये एक अक्सरियती फैसला था और इसके मुताबिक ही फिर हमने आगे मुशावरत की और डेट भी अनाउंस कर दी। ये सारी गुफ्तगू जो है आपको मालूम है, जो उसमें अदालत में रिमार्क्स होते हैं, रिमार्क्स बाज़ औक़ात कुछ और होते हैं, फैसला कुछ और आता है। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, इससे तो बात आगे चलेगी, इस वक्त तो हम इस पिटिशन पे बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद पिटिशन के ऊपर समाअत शुरू हुई। बाकी जो पॉलिटिकल जमातें उन्होंने भी कोशिश की कि वो फरीक बने और अपना मौक़िफ़ रखें। उस पर आज तो उन्हें इजाज़त नहीं मिली, क्या कल उन्हें आगे चल के इजाज़त मिलेगी ये बात की बात है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदालत सिर्फ इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ इसके ऊपर सुनना चाहती है कि इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है, उसने क्यों ये डेट दी और उसको कैसे ये पता चला कि 8 अक्टूबर तक हालात अच्छे हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे। उसको किसने ये आके अल्हाम दिया था या कोई आके कान में खबर दी थी। तो इस बात के ऊपर बड़ा कंसर्न है चीफ जस्टिस साहब का। और उन्होंने कहा कि भाई और जो उस पर पोर्ट्रे की गई पिक्चर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो भी बड़ी खतरनाक सूरत हाल बताएगी। ऐसे उनकी बात सुनकर तो ऐसा लगता था कि जैसे बस आप बाहर निकलें तो बम धमाके हर तरफ से, कभी इधर से उठ रहा है, कभी इधर से निकल रहा है, गोलियां चल रही हैं और पता नहीं मुल्क में क्या हालात है नारकी की इस वक्त। तो बड़ा उन्होंने खौफनाक मंजर पेश करने की कोशिश की। लेकिन ये सारी बातें जो हैं आपको मालूम है कि ये सिर्फ बहाने हैं, और बहाने जब आप झूठ के
ऊपर उनको तराशते हैं तो फिर उनके पाँव नहीं होते, वो फिर ज़्यादा देर रुक नहीं पाते। यही हाल जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनका सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। कोई उनके पास जवाब नहीं किसी बात का, आए बाएँ शाये कर रहे हैं और बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ उनका मुकदमा, आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल उनके वीक नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या फैसला उनके हक में आएगा या नहीं, ये देखना होगा। बुनियादी तौर पर ये लड़ाई क्या है, ज़रा इसके बैकग्राउंड में जाए। सामने तो जो हो रहा है कोर्ट में वो तो सारा पता चल ही रहा है। व्यूअर्स, आप सब जानते हैं कि लड़ाई बेसिकली है ताकतवरों की। ताकतवर ये चाहते नहीं हैं कि मुल्क में इलेक्शन हो। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन होंगे तो इमरान खान आ जाएगा। इमरान खान इस वक्त किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है। उनके जो मीडिया में डाउट्स हैं वो बड़ा क्लियरली ये बता चुके हैं कि इमरान खान के ऊपर चाहे जितनी मर्जी अवामी मकबूलियत हो, फिर भी उनके ऊपर एक क्रॉस है, वो काबिल कबूल नहीं है। ये सिर्फ 1 पॉइंट लाइन है जिसको आप समझ लें अच्छी तरह। अब इस एक जो लाइन ऊपर लगा दी गई इमरान खान के, उसको लाइन को दुरुस्त साबित करने के लिए, या यूँ कह लें कि उसकी जिद में अब चाहे चीफ जस्टिस पर हमला करना पड़े, चाहे इस मुल्क के अवाम पे हमला करना पड़े, चाहे इस मुल्क के पार्लियामेंट पे हमला करे, चाहे इस मुल्क पे आइन पे हमला करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, लेकिन ये लाइन मिटाने को वो तैयार नहीं है ताकतवर हल्के। ये सारी सिर्फ एक लाइन की कहानी। अब उस लाइन की राह में कहीं से भी उन्हें कोई शुबा होता है कि ये सहाफ़ी उस लाइन के खिलाफ बोल रहा है, इसको पकड़ो इसको मारो। ये अवाम इस लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं, इसको पकड़ो इसको मारो। ये कारकुन ने इस लाइन के खिलाफ बोला, इसको पकड़ो इसको मारो। ये चीफ जस्टिस ने इसके खिलाफ कोई रुकावट अटकाने की कोशिश की, इसको पकड़ो और इसके ऊपर भी कदगन लगा दो। ये है ये सारी लड़ाई। इसको मैंने बिल्कुल आपको सिंपल फ्रेम कर दिया है कि ये बेसिकली सारा इशू है। इमरान खान को नहीं आने देना, और जो इस सिलसिले में आइन की बात करे, कानून की बात करे, जिस मर्जी चीज़ का बहाना लगाए या कोई दलील पेश करे, उसको सफाए हस्ती से मिटा दो, उसको जेल में डालो, उसके ऊपर टॉर्चर करो, उसको गायब कर दो, जो मर्जी कर लो, लेकिन उसको उसके साथ खड़े होने की सज़ा देनी है। और ये सज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भुगतनी पड़ रही है। पहले तो इन्होंने जो रातों रात कानून साजी की है, इसमें क्या किया है कि जी चीफ जस्टिस के इख्तियारात में दूध कर दें, खुद से वो मोटो नहीं ले सकते, 3 सीनियर मेंबर मिलकर ही फैसला करेंगे, फुल कोर्ट इन मामलात पर बना करेगी इलेक्शन के लिए। ये सारी बातें ठीक है, हम मान लेते हैं, ये बड़ी गुडविल में आपने की है, लेकिन कोई भी ऐसी कानून साजी जो कि नंबर 1 शख्सियत को जहन में रखकर की जाए, नंबर 2 बदनीयती की बुनियाद पर की जाए, और वो टाइमिंग बता देती है कि बदनीयती है, और नंबर 3 ये कि बगैर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के की जाए, वो कानून साजी हमेशा मुतनाज़ रहती है। और यही वजह है कि ये कानून साजी भी मुतनाज़ रहेगी। पहली बात तो आपने ये बिल्कुल यकतरफा किस्म की वो की है, यानी आपने इसमें ना तो एक मेजर आपका, और देखिए जिस पार्लियामेंट ने ये की है, ये पार्लियामेंट तो वैसे ही इनकम्प्लीट पार्लियामेंट है। आधी पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदे ही नहीं है, कोई हकीकी ऑपोजिशन ही नहीं है। तो चंद पार्टियां जमा होकर आधी पार्लियामेंट, जो खुद लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है, उसके बुनियाद के ऊपर इतने मेजर फैसले, इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स के फैसले कैसे कर सकती है। और फिर जिस इदारे के बारे में आप कर रहे हैं उसका आपने कोई इसके ऊपर इनपुट नहीं लिया, कोई उससे मुशावरत नहीं की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रोवर्शियल हैं, और ये आगे चल के मेरा ख्याल है चैलेंज भी होगी सर्टनली, और उसमें जब ये चैलेंज होगी तो ये सारे मामला वहाँ पर डिस्कस होंगे। शख्सी नहीं होना चाहिए, बदनीयती नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद ये कि ये स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इस्लाहात हो सकती हैं। इस वजह से नहीं कि आपको सूट नहीं कर रहा और ये बंदा रुकावट बन रहा है, लिहाजा इसके ऊपर अटैक कर छोड़ो। और ये जो इनका दूसरा इन्होंने जो हरकत की कि उनको कंट्रोवर्शियल करके उनको ये साबित करने की कोशिश की कि वो कोई इमरान खान साहब को फेवर करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि उन्होंने कानून की कौन सी शिक के खिलाफ जाकर इमरान खान को फेवर किया है। अगर तो वो कानून की किसी शिक के खिलाफ जाकर, यानी कानून नहीं कह रहा था 90 रोज़ में, लेकिन वो कह रहे थे, तो फिर हम सब भी यहाँ पे आवाज़ उठा रहे होते हैं कि वाकई चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। एक चीज़ आइन में वाज़े है और वही हुक्म वो जारी कर रहे हैं, तो फिर किस बात से ये समझा जाए कि वो फेवर कर रहे हैं। वो अगर किसी चीज़ को फेवर कर रहे हैं तो वो आइन और कानून को फेवर कर रहे हैं। और ये तो कोई भी डेमोक्रेट हो, जो भी आइन का मतवाला हो, वो ये डिमांड करेगा कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा आपको नज़र नहीं आ रहे जो उस वक्त पहले 1 साल पहले जो आपको नज़र आ रहे थे ना, आइन के लिए कपड़े फाड़ने वाले और सर पे बाल खोल कर नाचने वाले, कि वो आइन की पामाली ना हो जाए। आज किसी को कोई पामाली नज़र नहीं आ रही। आज सबको ये नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस सही बंदा नहीं है। आज सारे उसके पीछे लट लेके पड़ गए हैं।
और यही बुनियादी तरीकाकार है, तरीका वारदात रहा है PMLN का। ख़ास तौर पर 1997 में बहुत आपने ये हवाला सुना होगा, आजकल बड़ा इसका जिक्र हो रहा है, जब जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ भी इन्होंने ऐसी ही हरकत की। मैं थोड़ा सा आपको उसका बता दूं कि जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे 1997 में, और मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर जाकर क्रैक डाउन करवाया, उनको हथकड़ियाँ लगवाई, उनके साथ ज्यादतियाँ की, गैर कानूनी हरकतें की। तो उन्होंने इस पर सुओ मोटो नोटिस लिया था, जिसके बाद जो मियाँ साहब थे उन्होंने जजेस के आपस में फूट डलवा दी, लड़ाई करवा दी, उनके खिलाफ फैसले लिए बाकी कुछ जज साहिबान से। और मुबैना तौर पर लोग कहते हैं कि इस सिलसिले में रफ़ीक तारड़ साहब एक ब्रीफ केस भर के नोटों का भी लेके गए थे उन जज साहिबान के पास जिन्होंने जस्टिस साहब के खिलाफ फैसला दिया था। और कोशिश ये थी कि इस तरह से चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब के ऊपर दबाव डाला जाए, उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाए या उन्हें अपने जो इख्तियारात हैं उनके इस्तेमाल से रोका जाए। लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब डट गए, ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ना कुछ। तो उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि फिर बाकायदा एक फ़िज़िकल हमला किया गया और पूरे PMLN के कारकुन और लीडरान जो थे वो इसके ऊपर चढ़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट की इमारत के, और इस कदर एक गंदी मिसाल कायम की जो आज तक इनके जो माथे के ऊपर कलंक का दाग है। तो ये ऐसी ही कुछ हरकत अब दोबारा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस के खिलाफ अंदर से एक जो है बगावत करवा दी जाए, और वो करवाने में ये लोग काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। ये इनका तरीका हमेशा रहा है कि बहुत सारे लोग अपने इंस्टॉल कर देते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और फिर बवक्त ज़रूरत उन लोगों को इस्तेमाल भी किया जाता है। किसी की अगर वैसे कोई इख्तलाफ हो, इसमें कोई यानी बुरी बात नहीं है बिल्कुल। जब 17 जजों का है पैनल, 15 जजों का पैनल है, तो उसमें बहुत लोग इख्तलाफ रख सकते हैं और वो जेन्युइन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सारों को पैसे पकड़ के इख्तलाफ करना होता है। लेकिन द थिंग इज़ कि जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके एक चीज़ों को इंस्टॉल करके और उनको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके शवाहिद मिलते चले जाते हैं कि क्यों कुछ जज साहिबान के ख़त जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, क्यों कुछ जज साहिबान के ख़त मखसूस सहाफ़ियों के ज़रिए बाहर आते हैं, तो बहुत सारी उसमें चीज़ें जो आपको ये बता रही होती हैं कि बाकायदा कुछ लोग जो हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन कतई नज़र इस बात की जो कानून साजी की है, क्या उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अता बंदयाल के ऊपर कोई असर पड़ेगा? उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी बड़े रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। पूरे टेन्योर में उन्होंने हार्डली 2 या 3 सुओ मोटो लिए हैं, तो वो कोई इतने अन्नेवाह सुओ मोटो ले ही नहीं रहे थे कि जिसके लिए आपको कोई बड़ी एमरजेंसी रातों रात कानून साजी करनी पड़ी हो। और अगर आपने किसी को रिस्ट्रिक्ट किया है तो मेरे ख्याल से ये आपने रिस्ट्रिक्ट किया आने वाले चीफ जस्टिस को, जो कि हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, जो कि खुद इस हुकूमत के तो बड़े फेवरेट हैं, लेकिन ये एक और इदारा है उसके बहरहाल फेवरेट नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अगर बनेंगे तो उनके लिए ये एक प्रॉब्लम की बात होगी कि उनके इख्तियारात महदूद होंगे और वो खुद से कोई अपना सुओ मोटो उस तरह नहीं ले सकेंगे। उनको फिर 3 जजेस से मुशावरत करके ही लेना पड़ा करेगा। ये सब ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको टारगेट किया गया और उनको उन्हीं ताकतवर हलकों ने टारगेट किया है जिनके खिलाफ उनका फैसला भी आ चुका है। मैं बात कर रही हूँ फैज़ाबाद धरने केस की, जिसके ऊपर उन्होंने अच्छा खासा कुछ लोगों को लताड़ दिया था, और उसके बाद भी मुख्तलिफ फैसलों में बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी चैलेंज करते हैं और उनको भी अच्छा खासा टफ टाइम दे देते हैं। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ये कानून साजी करवाई गई है और उनके हाथों बेसिकली बांधे गए, क्योंकि ये चीफ जस्टिस तो और 2-4 महीने में रिटायर हो जाएंगे और उनका वैसे भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो बहुत कोई सुओ मोटो ले रहे थे। और जहाँ तक इस वाले मुकदमे की बात है, ये तो अब ले चुके, वो इस पे तो काम हो चुका, तो ये तो वो एक ऐसी तीर है जो कमान से निकल चुका है। तो अब इसके बाद अगर वो कानून साजी करते भी हैं तो इसके ऊपर तो लागू होनी नहीं है, तो ये लागू होनी है आगे के टाइम के लिए। तो ये एक थोड़ा सा ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि आने वाले चीफ जस्टिस के हाथों जो है वो बांधने की कोशिश की जा रही है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।